हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम 12 जून के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को आज हमें देखना है। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर हम इम्पॉर्टेंट डे, इम्पॉर्टेंट पर्सन देखेंगे। कुछ गवर्नमेंट स्कीम है जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान निधि, इन सभी स्कीम्स पे भी आज हमें डिस्कशन करना है। एंड वीडियो के एंड में हमेशा की तरह बहुत सारे क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली जो नया पोर्टफोलियो लॉन्च हुआ है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में आपको यहाँ पर एक लिस्ट मिल रही है। आपको मैच करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है या कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली अनाउंस्ड कैबिनेट मिनिस्टर लिस्ट, हाउ मेनी पोर्टफोलियोज आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, 4 लोगों का नाम है, आपको बताना है। पहला नाम है श्री मनोहर लाल खट्टर, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट है श्री जितन राम मांझी, इन्हें मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस दिया गया है। श्री सर्वनंदा सोनोवाल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है और श्री चिराग पासवान मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कितने स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहली बात, श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कहाँ पर? हरियाणा स्टेट के। किस स्टेट के रहे हैं? तो हरियाणा स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इनको कैबिनेट के पोर्टफोलियो में स्पेस मिला है। और मनोहर लाल खट्टर जी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को संभाल रहे हैं। किस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक, इसके अलावा इनके पास एक और मिनिस्ट्री है विच इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इनके पास तो नहीं है, तो किसी और के पास होगी। किसके पास है अभी हम वीडियो के बीच में देखेंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है श्री जितन राम मांझी। तो मांझी जी के पास एमएसएमई मंत्रालय है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी आपके फॉर्मर सीएम रहे हैं बिहार स्टेट के। किस स्टेट के सीएम रहे हैं? तो बिहार स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जितन राम मांझी, और इनको एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस दिया है। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। श्री सर्वनंदा सोनोवाल, तो सर्वनंदा सोनोवाल को वही पुराना मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ही मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इनको नहीं मिला। किसको मिला है? अगेन हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है श्री चिराग पासवान, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिला है। ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने आपको याद करवाया है पासवान, आप याद रख सकते हैं पकवान। पकवान 56 भोग खाने में अच्छे लगते हैं, तो पासवान और पकवान मैंने लिंक करके आपको बताया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4th स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड आपके इनकरेक्ट है। मतलब केवल और केवल 2 स्टेटमेंट आपको करेक्ट मिल जाएंगे, मतलब ओनली 2 इज द राइट आंसर। चलो अब यहाँ पे इतनी बातें कर ली है तो 2 मिनट और कर ही लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। सो यहाँ पे केमिकल से आपको याद रखना है कि हम खाने में, जब खाना खाते हैं तो खाने में नमक होना तो भाई बहुत जरूरी है। बिना नमक के खाना नहीं खाया जाता। तो नमक को हम क्या कहते हैं? सोडियम। Na याद रख लिया, बस कहानी हो गई है। Na को कंप्लीट कर लो तो लगा दो नड्डा। तो यहाँ पर हम बात हो रही है जेपी नड्डा जी के बारे में। और नड्डा जी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर को होल्ड कर रहे हैं। पहला मिनिस्ट्री ये है। और सोडियम या केमिकल का इस्तेमाल हमारी हेल्थ इंडस्ट्री में भी तो होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी जेपी नड्डा जी के पास है। तो 2 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं, केमिकल एंड हेल्थ, किसके पास? जेपी नड्डा जी के पास। और जेपी नड्डा फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट। ठीक है, बीजेपी के अध्यक्ष। अब यहाँ पे बात हो रही थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें अगेन बात करना पड़ेगा एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बारे में, वो भी कहाँ के? मध्य प्रदेश के। तो एमपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कौन है? आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान है। और एमपी तो एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, वहां पे सरबती गेहूं होते हैं जिनको जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, तो हम एमपी को जान रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है। और एग्रीकल्चर कहाँ पर होगा? अर्बन एरिया में होगा या रूरल एरिया में होगा? तो ग्रामीण क्षेत्र में ही होगा ना, मतलब रूरल एरिया में होगा। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी के पास 2 पोर्टफोलियो है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। डन। तो सही आंसर है ओनली 2। अब देखो ये सारी जो कहानियां है ना, मैंने सुबह 7 बजे 7 AM पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सारी बातें, वो भी ट्रिक से, इसके अलावा सारे के सारे प्रधानमंत्री, मतलब 1991-92 से 2014 तक जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश में रहे हैं ना, तो उन पूरे प्रधानमंत्री की ट्रिक
और ये सभी पोर्टफोलियो की ट्रिक वहां पर है, आप एक बार जाके देखिए तो आपको सारा का सारा कैबिनेट का पोर्टफोलियो याद हो जाएगा। और आने वाले एग्जाम के लिए ये जो हमारा मंत्रिमंडल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्लियर इतनी चीजें? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ओनली 2 है, ऑप्शन ए करेक्ट है ना, ऑप्शन ए, मैं इसको पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वीमेन आर इंक्लूडेड इन द मोदी कैबिनेट 2024, कितनी महिलाओं को मोदी कैबिनेट में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 72 मंत्रियों ने, 72 मिनिस्टर्स ने शपथ ली है, उनमें से टोटल 7 आपको वीमेन मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो इनका कैबिनेट पोर्टफोलियो है, मतलब जो आपके टॉप 30 मिनिस्टर्स हैं, उनमें केवल आपको 2 वीमेन मिनिस्टर्स देखने को मिलती है। तो टोटल 7 मिनिस्टर्स हैं, और जिनको पीएम मोदी के कैबिनेट पे प्लेस मिली है वो आपको 2 कैबिनेट मिलेंगे और 5 आपको मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट रैंक पे मिलेंगे। वो 2 मंत्री कौन है? एक तो निर्मला सीतारमण जी है, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिला है, और दूसरी है अन्नपूर्णा देवी। तो अन्नपूर्णा कौन होती है? महिलाओं को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है ना, खाना बनाती हैं। तो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो अन्नपूर्णा देवी को मिली है। ठीक है, तो ये 2 मिनिस्टर्स भी आपको याद हो गए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आर इंक्लूडेड इन द मोदी कैबिनेट दिस टाइम। तो कितने ऐसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है जिनको इंक्लूड किया है? तो कुछ तो मैंने अभी बता दिए, बिहार वाले बता दिए, एमपी वाले बता दिए, छत्तीसगढ़ वाले बता दिए, कुछ और भी हैं, उनको देखिएगा। तो टोटल है 6। कितने हैं? 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तो एक मिलेंगे शिवराज सिंह चौहान एमपी से, फिर राजनाथ सिंह जी एक समय पे यूपी के मुख्यमंत्री थे। ऐसे करेंट मुख्यमंत्री की बात नहीं हो रही है कि बिल्कुल अभी ताजे ताजे हो, नहीं, पुराने रह चुके हैं। तो राजनाथ सिंह जी, मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा, सर्बानंद सोनोवाल आसाम। ठीक, इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेंगे मांझी साहब एमएसएमई मंत्रालय बिहार, और यहाँ पर आपको मिलेंगे एचडी, नाम कहांगे, हाँ, एचडी कुमार स्वामी, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं जो कि कैबिनेट में शामिल हुए हैं। डन इतनी चीजें? ओके, चलो अब बात कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स में। ये सब बताने का मकसद था ये वाला वीडियो, आप देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने सुबह 7 बजे आज मॉर्निंग में अपलोड किया था। आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो भी टेंशन नहीं है, जाकर देख लेना, और इसकी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, 1-2 बार रिवाइज करोगे ना, सारी चीजें याद हो जाएंगी। बट कैबिनेट का पोर्टफोलियो याद करना बहुत जरूरी है आने वाली एग्जाम के लिए। डन इतनी चीजें? चलो, और प्लीज लिंक को शेयर कर देना, दोनों वीडियो की लिंक को शेयर कर देंगे। एंड पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। सो आज है 12th ऑफ जून, एंड 12th ऑफ जून को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। ठीक है, इस दिन की शुरुआत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, और सिंस 2002 हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। इसके अलावा अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल देखेंगे विच इज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 24 कहता है कि कोई भी बच्चा जिसकी एज बिलो द 14 ईयर्स है, आप उसको किसी भी फैक्ट्री, माइंस एंड अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट वर्क में एंगेज नहीं कर सकते। ये बैन है अंडर द आर्टिकल 24। डन। चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। आइए पहले पर्सन देखेंगे, इंडियन नेवीज फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट। तो इंडियन नेवी की पहली वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव बन गई हैं। ठीक है, सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव become the Indian Navy first women helicopter pilot during the passing out parade which is held Naval Air Station INS Rajalji in Ranipet district। रिसेंटली जो 102 नंबर का कोर्स कंप्लीट हुआ है और पासिंग आउट परेड हुई थी, और उसी मौके पे यहाँ पे सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव को इंडियन नेवी का पहला वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनाया गया है। यहाँ पर जो वाइस एडमिरल है राजेश पेंधरकर, इन्होंने, जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड के इंचार्ज हैं, इन्होंने गोल्डन विंग्स 21 ऑफिसर्स को दिए हैं इस पासिंग आउट परेड में। डन। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जिसका फॉर्मेशन 2015 में हुआ था इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है इसके सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम आपको नीति आयोग के सीईओ देखने को मिलेंगे। रिसेंटली नीति आयोग अपॉइंट आशीष कुमार दास एज अ डायरेक्टर फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर और द फर्दर ऑर्डर। जब तक नया ऑर्डर नहीं आ जाता या 5 सालों के लिए डायरेक्टर नीति आयोग के किसे बनाया गया है? आशीष कुमार दास को बनाया गया है। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर इन्हें अपॉइंट किया है। ठीक, नेक्स्ट है मैग्नस कार्लसन।
मैग्नस कार्लसन हम सभी को पता है वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर हैं और नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली इन्होंने नॉर्वे चेस टाइटल 2024 को जीत लिया है मैग्नस कार्लसन, और ये इनका 6 नंबर का टाइटल है। वहीं अगर हम नॉर्वे की एक और चेस प्लेयर के बारे में बात करें जिनका नाम है जू वेनजुन, और इन्होंने भी नॉर्वे चेस टाइटल को अपने नाम किया है। तो ये दोनों चेस प्लेयर हैं, तो इनका नाम याद रखना है कि इन दोनों का एसोसिएशन चेस से है। नेक्स्ट है मैक्स वर्स्टैपन। हम सभी को पता है कि मैक्स वर्स्टैपन एक फार्मूला 1 रेसर है, एक ड्राइवर है। रिसेंटली इन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल अपने नाम किया है। इसके अलावा रिसेंटली जो भी इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उनकी एक छोटी सी लिस्ट है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अदरवाइज पीडीएफ के लिए टेलीग्राम तो है ही, सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है सुमित नागपाल, जो कि इंडिया के एक टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने रिसेंटली 6 ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। ठीक, डन। तो ये ही बस कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिनके बारे में आज हमें बात करनी थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं हमारे टाइगर रिजर्व के बारे में। ओके, बहुत जल्दी एक और टाइगर रिजर्व बनने वाला है। ठीक है, सोहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यू टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। डन। तो न्यू टाइगर रिजर्व विल सून बी सेट अप इन द उत्तर प्रदेश फॉलोइंग एविडेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द सोहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो रिसेंटली यहाँ पे एविडेंस मिले हैं टाइगर पॉपुलेशन के कि टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इन द सोहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसलिए यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। सोहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द श्रावस्ती, बलरामपुर एंड द गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहले ये जो पूरा एरिया था ये महाराजा ऑफ बलरामपुर की टेरिटरी हुआ करता था। तो ये पूरा एरिया किसका था? महाराजा ऑफ बलरामपुर का था, जब तक हमारे देश में जमींदारी सिस्टम थी। लेकिन 1952 में हमने जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, और उसके बाद ये जो सोहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको 1988 में फॉर्म किया गया। और यहाँ पर रिसेंटली हमें टाइगर के एविडेंस मिले हैं, इसलिए हम यहाँ पे नया टाइगर रिजर्व बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये सोहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आप देखेंगे तो इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पे सिचुएटेड है। ठीक है, ये अगर हम इंडिया और नेपाल की बॉर्डर देखते हैं ना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा एनिमल्स के हैबिटेट आपको इस पर्टिकुलर जोन में देखने को मिलेंगे। आपको इस मैप में जैसे कि दिख रहा होगा, यहाँ पर देखेंगे इसकी बॉर्डर पे ये है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नेपाल और इंडिया की बॉर्डर पे है। इसके अलावा यहाँ पर ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये भी इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पे है। फिर यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं सोहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पर ये 10th नंबर का ये जो पोजीशन है, यहाँ सोहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पर इंडो नेपाल बॉर्डर पे आपको सोहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपका रिच है इन द बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर आपको थारू ट्राइब देखने को मिलती है। कौन सी ट्राइब रहती है यहाँ पे? थारू जनजाति आपको इस पर्टिकुलर एरिया में रहने को मिलती है, देखने को मिलती है। डन, इतनी चीजें। अब यहाँ पे जब टाइगर रिजर्व की बात हो रही है तो बड़ा कंफ्यूजन है कि कितने टाइगर रिजर्व हमारी कंट्री में है। तो ये ऑफिशियल डेटा है। ठीक है, अभी तक 55 टाइगर रिजर्व को नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व। तो रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान में मिल जाएगा। फिर आता है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश एंड धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। तो टोटल 55 टाइगर रिजर्व है। ये सबसे लेटेस्ट मोस्ट है, आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया डेटा है, तो एरर के चांसेस है नहीं। तो आप फिलहाल आने वाले एग्जाम के लिए इसी डेटा को मान के चलेंगे, क्योंकि एटलीस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया कितने टाइगर रिजर्व है, वहां पे 53, 54, 55 लिख दिया गया, तो कंफ्यूजन होने का यहाँ पे सवाल नहीं उठता। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2022 टाइगर सेंसस हमारी कंट्री में टोटल 3167 टाइगर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन टाइगर रिजर्व को फॉर्म किया जाता है। एंड प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हमारी कंट्री में हुई थी। डन, इतनी चीजें। चलिए बात करेंगे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जो रिसेंटली न्यूज में है, लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम बेसिकली स्कीम को डिस्कस करेंगे। In June 2024, Prime Minister Narendra Modi has released the 17th installment of प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। तो हमें ये समझ में आ गया कि पीएम किसान निधि स्कीम की 17th इंस्टॉलमेंट रिसेंटली रिलीज की गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर।
The PM was also approved the proposal of constructing blank number of houses under the प्रधानमंत्री आवास योजना। तो PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कितने नए घरों को बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 करोड़ न्यू हाउसेस को इंप्लीमेंट किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पीएम किसान निधि स्कीम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद क्या है? फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इस स्कीम के अंदर 6,000 रुपीज फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इन 3 इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपीज ईच, मतलब 2,000, 2,000 और 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट पे 6,000 रुपए एनुअली फार्मर्स को दिए जाते हैं अंडर दिस स्कीम। ठीक, नेक्स्ट है पीएम ने ऑल्सो यहाँ पे अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 करोड़ मोर हाउसेज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। सो प्रधानमंत्री आवास योजना को 2015-16 में लॉन्च किया गया था। इसमें अर्बन एरिया और रूरल एरिया में जो पुअर फैमिलीज होती है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है घरों को तैयार करने के लिए, और बेसिक एमिनिटीज के साथ वो घर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। बेसिक एमिनिटीज का क्या मतलब होता है? मतलब आपके एलपीजी कनेक्शंस हो, टॉयलेट्स हो, आपका ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सारी बेसिक एमिनिटीज के अंदर कैलकुलेट होती हैं। तो 10 ईयर्स में अभी तक 4.21 करोड़ हाउसेज, 10 सालों में 4.21 करोड़ हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करके जो भी पुअर फैमिलीज के बेनिफिशियरीज है उनको अलाउड किया जा चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना। याद आया वो पंचायत एक सीरीज है जिसका सीजन 3 अभी आया हुआ है, उसमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना देखने को मिली होगी। वो बूढ़ी दादी याद आ गई? अगर नहीं देखी तो देख सकते हैं पर करंट अफेयर्स के बाद। ओके, चलो नेक्स्ट है आभा बेस्ड स्कैन एंड शेयर सर्विस। रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना ओपीडी रजिस्ट्रेशन किया है यूजिंग द आभा बेस्ड स्कैन एंड शेयर सर्विस। ठीक है, ओपीडी क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। जब आप नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, कोई बड़ा सा फेमस सा डॉक्टर, तो लंबी सी लाइन होती है, आपको घंटों रजिस्टर में नाम लिखवा के घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है, वेटिंग एरिया में वेट करना होता है। तो ये प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली जब अगर कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, या कोई फिजिकली डिसेबल पर्सन है, या कोई बहुत सिक पर्सन है, या जो आपके बूढ़े वृद्धजन होते हैं, तो उनको इतनी लंबी लाइन में वेट ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पे आभा इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आप स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन, ओपीडी रजिस्ट्रेशन को बुक कर सकते हैं और इजिली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर के साथ। तो लंबी सी लाइन में और लंबे से वेटिंग एरिया में आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, इसका ये बेनिफिट होता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। सो उत्तर प्रदेश हैज जनरेटेड द मैक्सिमम टोकन फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये जो आभा है ये यूनिक 14 डिजिट का नंबर होता है। 14 डिजिट का आपको नंबर देखने को मिलेगा जो आपके हेल्थ रिकॉर्ड के साथ ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है। मतलब कोई पर्सन है जिसकी प्रीवियस कोई हिस्ट्री है, कोई मेडिकेशन चल रहा है, कोई रिपोर्ट्स है, या कोई पहले बीमारी रही हो, तो पूरा ये डेटा लिंक कर लेता है। ठीक है, इसे अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। In June 2024, the Union government released 1.39 lakh crore rupees to the state under the devolution mechanism based on the Finance Commission formula. How much percentage of the central tax revenue is given to the state through the devolution mechanism? तो समझते हैं, यहाँ पर आपको मैंने सिखाया हुआ है, अभी हमारे देश में जो 15th फाइनेंस कमीशन है जिसको हेड कर रहे हैं एनके सिंह, उनके रिकमेंडेशन को अभी माना जा रहा है हमारे देश में। 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन 2026 के बाद आएंगी। अभी 15वां जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, उसकी रिपोर्ट चल रही है। हमारा जो फाइनेंस कमीशन होता है वो आर्टिकल 280 में आपको देखने को मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जो फाइनेंस कमीशन होता है ये बताता है कि जितना हमारा रेवेन्यू है, जितना हमारा टैक्स कलेक्ट हुआ है, तो उस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और सेंट्रल के बीच में कितना होगा। मतलब जो केंद्र सरकार है वो कितना पैसा राज्यों के बीच में बांटेगी। तो ये फॉर्मूला कहलाता है आपके फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला। और 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंगली 41% हमारा जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसका 41%, 41% पैसा स्टेट को बांटा जाएगा, राज्यों को बांटा जाएगा, और रिमेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी अपने अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 41%। और यहाँ पर रिसेंटली 1.39 लाख करोड़ रुपीस पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट था। उत्तर प्रदेश गॉट द हाईएस्ट शेयर विद द मोर देन 25,000 करोड़ रुपीज, फॉलोड बाय द बिहार एंड मध्य प्रदेश। डन इतनी चीजें। तो बेस्ड ऑन द फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला 41% ऑफ द सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू इज गिवन टू द स्टेट थ्रू द डिवोल्यूशन मैकेनिज्म। ओके, अब अगर हम अपने इंतरिम बजट की बात करते हैं तो इंतरिम बजट 24-25 में बोला गया था कि हम यहाँ पर 12 लाख करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट्स को देंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 जून 2024 तक अभी तक 2.79 लाख करोड़ रुपीस इंतरिम बजट, मतलब 2.79 लाख करोड़ रुपीस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जा चुका है। ठीक, हेडेड फॉर 2.7 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग। यहाँ पे देखिएगा मामला ये है कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट हेड जिनका नाम है साइमन स्टील, इन्होंने कहा है, इन्होंने वार्न किया है कि अर्थ का जो या ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2.7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करते हैं हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, मतलब जो COP21 की मीटिंग हुई थी पेरिस में, और उसमें कहा गया था कि हमारा अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमें इससे कम ही रखना है और इसके डायरेक्शन में काम करना है। लेकिन इन्होंने कहा है कि नहीं, हम तो बहुत आगे निकल गए, बहुत मुश्किल है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस को हम मेंटेन कर पाएं, ऐसा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट हेड ने कहा है। तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट हेड Simon Steele has warned that the world is headed for 2.7 degree Celsius warming and the road to keeping it to 1.5 डिग्री सेल्सियस इज एक्सट्रीमली स्टीप। ये बात यहाँ पे कही है। रिसेंटली जो बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जर्मनी में इन्होंने ये बात कही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कॉप मीटिंग होगी उस पर फर्दर डिस्कशन किया जाएगा। सो ये कॉप क्या होता है? कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब ये जो कई सारे देश हैं इनकी एक मीटिंग होती है एवरी ईयर। ठीक है, और एक एनुअल मीटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 1992 में जब अर्थ समिट हुआ था, कहाँ पे? रियो में। तो जब अर्थ समिट हुआ था रियो में 1992 में, तब 154 कंट्रीज ने साइन किए थे इस ट्रीटी को, जिसको हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो ये जो कंट्रीज हैं ये हर साल एनुअल मीटिंग करती हैं, जिसे हम कॉप कहते हैं। और कॉप जो है वो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, अब इनकी हर साल मीटिंग होती है। जैसा कि मैंने कहा कि COP21 जब मीटिंग हुई थी पेरिस में, जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, इसमें कहा गया था कि ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी, मतलब COP28 मीटिंग, और ये मीटिंग कहाँ हुई थी? दुबई में हुई थी। और अपकमिंग जो मीटिंग होगी COP29 की मीटिंग, वो नवंबर में होगी। और कहाँ पे होगी? अजरबैजान, बाकू में। आप देखेंगे कि COP29 की मीटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। डन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी कुछ अनाउंसमेंट किया है। क्या कहा है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एग्री फॉर 2025 एडिशन ऑफ मोटो ग्रैंड प्रिक्स भारत इन द ग्रेटर नोएडा। इन्होंने कहा है कि 2025 से लेकर 2029 तक हम एनुअली एवरी ईयर मोटो ग्रैंड प्रिक्स भारत को ऑर्गेनाइज करेंगे, और इसके लिए हम 80 करोड़ रुपीस के फंड को भी रेज करेंगे। ये बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कही है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है दौड़ना स्पोर्ट, जो कि स्पेन की एक कंपनी है, और इंडियन पार्टनर है फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट। इनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, और ये लोग 2025 से 2029 तक एनुअली इस मोटो ग्रैंड प्रिक्स भारत को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ठीक है, इतनी चीजें। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि पहला एडिशन कब हुआ था? द फर्स्ट एवर मोटो ग्रैंड प्रिक्स भारत वॉज हेल्ड एट, तो कहाँ पर हुआ था? तो ग्रेटर नोएडा में ही हुआ होगा, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमने अपना सर्किट वहीं पर डेवलप किया है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। ठीक है, और ये जो सर्किट है जहाँ पे रेसिंग होती है या इवेंट होता है, इसकी टोटल लेंथ 4.97 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी, और एक जर्मन आर्किटेक्ट है जिनका नाम है हरमैन तिल्के, इनके द्वारा इसे तैयार किया गया है। विद्युत रक्षक, और ये विद्युत रक्षक जनरेटर डिजाइन किया है किसने? आर्मी ने। सो आर्मी लॉन्च इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम विद्युत रक्षक। तो ये टेक बेस्ड इनोवेशन है, an integrated generator monitoring protection and control system which is developed by Indian Army। इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसे डिजाइन किसने किया है? तो विद्युत रक्षक को डेवलप किया है आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने, और इसको रिसेंटली लॉन्च किया है आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। इसको रिसेंटली लॉन्च करने का काम किया है।
ठीक है, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है और डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं, डिटेक्शंस होते हैं, एनालिसिस करने का काम ये सिस्टम हमें करके देता है। इसके लिए 2023 में एग्रीमेंट साइन हुआ था और ये एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ था, तो इंडियन आर्मी एंड फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर IIT दिल्ली के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था और इनकी कोलैबोरेशन से ही विद्युत रक्षक को तैयार किया गया है। ये एक ऑटोमेटेड कंट्रोल ऑपरेशन प्रोवाइड करता है जिससे आपके जो एरर होने के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं एंड रिड्यूस द नीड ऑफ द मैनुअल इंटरवेंशन एंड मिनिमाइज द ह्यूमन एरर। डन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वापस से न्यूज में है। क्यों है न्यूज में, क्योंकि रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क को रेटिफाई करने का काम नेपाल की पार्लियामेंट ने किया है एंड नेपाल 119 नंबर की कंट्री बन गई है या 119 नंबर का नेशन बन गया है जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क को रेटिफाई करने का काम किया है। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि 99 नंबर की कंट्री बन गई है स्पेन, जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। ठीक है, डन इतनी चीजें। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस दैट विल हेल्प द हिमालयन नेशन इंक्रीज यूजेस ऑफ सोलर पावर in its effort to combat the impact due to the changing climate। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हैज बीन रेटिफाइड बाय द नेपालीज पार्लियामेंट और ये 119 नंबर का नेशन बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन COP21 मीटिंग, मतलब जो पेरिस एग्रीमेंट अभी हमने डिस्कशन किया था ना, तो COP21 की मीटिंग के समय हुआ था 2015 में। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांस की गवर्नमेंट का एक कंबाइंड इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है SBI जनरल इंश्योरेंस विथड्रॉ आरोग्य प्लस पॉलिसी विथ इफेक्ट फ्रॉम द 5th of October। यहाँ पर SBI जनरल इंश्योरेंस की अपनी एक पॉलिसी है जिसका नाम है आरोग्य प्लस पॉलिसी और इन्होंने कहा है कि 5 अक्टूबर से ये जो पॉलिसी है इसको हम विथड्रॉ करते हैं, मतलब अब ये पॉलिसी एक्टिवेट नहीं रहेगी, हम इस पॉलिसी को खत्म कर रहे हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको 90 डेज पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी एज पर द रूल्स। तो एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट insurance companies must give 90 days advance intimation to their customer before withdrawing a policy। अगर आप किसी पॉलिसी को विड्रॉ करते हो, खत्म करते हो, तो अपने कस्टमर को 90 डेज पहले आपको इंटीमेशन तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इसलिए इन्होंने बता दिया कि 5 अक्टूबर से ये जो पॉलिसी है ये इफेक्ट में नहीं रहेगी, हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। और रीजन क्या दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमने कमिटमेंट किया है कि हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली रिव्यू करेंगे एंड रिवैम्प करेंगे। तो हमें अब यहाँ पे रिवैम्प करने की जरूरत है और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, ऑलरेडी किसी ना किसी ने तो इस पॉलिसी को लेके रखा हुआ होगा, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो यहाँ पे डिफरेंट पॉलिसीज में माइग्रेट हो सकते हैं। तो पॉलिसी होल्डर होल्डिंग द आरोग्य प्लस पॉलिसी विल बी गिवन द ऑप्शन to migrate to the comprehensive health insurance policy like super health insurance और other any product, जो भी अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उस पर माइग्रेट किया जा सकता है। SBI जनरल इंश्योरेंस का फॉर्मेशन 2009 में किया गया था। करेंटली इसकी 143 ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडिया काम करती हैं और इनकी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चल रही है वो 16% आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। चलिए अब अगली कहानी समझते हैं, एक नया शब्द समझते हैं। व्हाट इज द इथेन क्रैकर। इथेन क्रैकर क्या है? तो जब हम नेचुरल गैसेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब हम जो हमारी नेचुरल गैसेस हैं उनको निकालते हैं, तो उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो इथेन है उस इथेन में से हम हाइड्रोजन को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे और इथेन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, एथिलीन में। ठीक है, और उस एथिलीन का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे, प्लास्टिक प्रोडक्ट में करेंगे। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है इसे हम इथेन क्रैकर कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इथेन क्रैकर। सो इथेन क्रैकर आर plant that perform the first step in the process of transforming ethane, a component of natural gas, into the plastic product। इसमें हम क्या करते हैं, इथेन को सेपरेट करते हैं from the natural gas और the hydrogen to produce the ethylene and the building block of the plastic and other industrial product। तो इस प्लांट को हम इथेन क्रैकर प्लांट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूज में क्यों है, क्योंकि गेल इंडिया जो कि इंडिया की सबसे बड़ी गैस सप्लायर है, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम 60,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और इंडिया का लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट को हम इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 800 हेक्टेयर या 800 हेक्टेयर का जमीन या लैंड का पार्सल भी प्रोवाइड किया है गेल इंडिया को। ठीक है, तो गेल इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम 1500 किलोटन पर एनम इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेंगे। कहां पर, सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में इसको इंस्टॉल किया जाएगा।
एक फिश के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है कतला। So Katla among the top 10 harvested aquatic species in 2022. Recently United Nation FAO Food and Agriculture Organization ने एक रिपोर्ट को रिलीज किया है। रिपोर्ट का टाइटल क्या है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर 2024। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि कतला जो फिश है वो टॉप 10 स्पीसीज है जिसकी हार्वेस्टिंग की गई है 2022 में। मतलब लगातार लोग एक्वाकल्चर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एक्वाकल्चर प्रोडक्शन सरपास्ड कैप्चर फिशर्स। तो जो हम फिशिंग करते हैं या मछलियों को पकड़ने का काम करते हैं उसके कंपैरिजन में एक्वाकल्चर फार्मिंग से जो प्रोडक्शन हुआ है वो ज्यादा हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, अगर हम कतला फिश के बारे में बात करते हैं तो ये 8th नंबर पे आती है। 8th मोस्ट प्रोड्यूस्ड या एक्वाटिक स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएगी जिसकी हार्वेस्टिंग की गई है इन 2022। अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इंडिया में जनरली कतला, रहू एंड मिरिगल ये 3 बहुत ही फेमस फिश हैं जिनका कंजप्शन किया जाता है, जिनकी फार्मिंग की जाती है और ये आपको इनलैंड फिशरी देखने को मिलती है। अगर हम इस फिश के बारे में बात करें तो कतला एक इंडेमिक फिश है और रिवराइन सिस्टम ऑफ नदर्न इंडिया में आपको पाई जाती है। भारत में जो इंडस का एरिया है या आप कह सकते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार में भी इसको पाया जाता है। कई सारे टैंक्स में, रिजर्वायर्स में और पॉन्ड्स में भी आपको ये फिश देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ट्रेडिशनली अगर हम देखते हैं तो 20th सेंचुरी से हमने इसका कल्टीवेशन या कह सकते हैं कि इसका प्रोडक्शन या फार्मिंग करना इसका स्टार्ट किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, consider the following statement regarding the katla fish. Katla is the one of the top 10 species of the aquatic animal harvested globally as of 2022. बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा है। It is endemic to the riverine system of the northern India, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड म्यांमार। बिल्कुल सही बात है। Katla has not been traditionally farmed in the India and was introduced to the aquaculture only in the 21st century। तो ये बात गलत है, पहले से हम इसका फार्मिंग कर रहे थे, 20th सेंचुरी से हमने स्टार्ट कर दिया था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यही कहानी अभी हमने डिस्कशन की है। चलिए अब एक वर्ड है न्यूज में जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज पंप एंड डंप। ठीक है, ये इकोनॉमी का वर्ड है, शेयर मार्केट का वर्ड है जो अभी रिसेंटली न्यूज में है, पंप एंड डंप। क्यों है न्यूज में? क्योंकि रिसेंटली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, सेबी ने 11 इंडिविजुअल्स पर 7.75 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया है क्योंकि इन्होंने पंप एंड डंप स्कीम को यूज किया था। अभी पंप एंड डंप क्या होती है? तो पंप एंड डंप क्या है? स्टॉक को मैनिपुलेशन करने की एक स्कीम होती है बाय सोशल मीडिया अकाउंट्स। मतलब कोई भी इंडिविजुअल है जो कि अपने टेलीग्राम पे, अपने फेसबुक पे या अपने अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि यार ये पर्टिकुलर कंपनी जो है ये बहुत अच्छी है, आप इसमें पैसा लगाइए, आपका पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, और आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा और मैंने भी इसमें पैसा लगाया हुआ है। जनरली जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो ऐसा काम कई बार कर जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? वो इन्वेस्टर जैसे कि आप हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ही आपको कह दिया कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें पैसा लगाओ, पैसा डबल हो जाएगा। तो आप सोचोगे ना यार मैडम ने बोला लगा देते हैं पैसा, और जब प्रॉफिट हुआ तो मैंने वो पैसा निकाल लिया, तो आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? आपने मार्केट को मैनिपुलेट किया और जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनको लॉस हुआ। इसको ही हम पंप एंड डंप कहते हैं। ठीक है, और ये शब्द अभी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, मोटो जीपी इंडिया विल बी हेल्ड इन द बुद्धा सर्किट। ठीक है, कब से कब तक इसको होस्ट किया जाएगा? तो अभी हमने देखा 2025 से 2029 तक। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, अमोल काले ही पास्ड अवे रिसेंटली ड्यूरिंग द इंडो पाक मैच इन द न्यूयॉर्क। तो इंडो पाक मैच जब हो रहा था न्यूयॉर्क में तब अमोल काले जी की निधन हो गई, कार्डिक अरेस्ट से। 47 ईयर्स के थे और ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। रिसेंटली प्रेम सिंह तमांग जो कि सिक्किम के न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, ये किस पार्टी से हैं? तो हमने सिखाया था आपको कि 31 सीट्स मिली है एसकेएम को, मतलब ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इन द एशिया पैसिफिक, ये अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? बाय द एशियन बैंकर्स। तो ये अवार्ड आपको सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को मिला है, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे एक और टर्म न्यूज में है जिसका नाम है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। ठीक है, अब ये स्कीम न्यूज में है, बाद में स्कीम को तो समझ ही लेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज।
तो इस स्कीम का मकसद क्या है? टू रिबेट द इंसिडेंट ऑफ कस्टमर एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन मटेरियल यूज्ड इन द एक्सपोर्ट गुड। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये है इंडिया, ठीक है, और मेरी कोई कंपनी है XYZ कंपनी। मेरी जो कंपनी है वो रॉ मटेरियल मंगाती है, फॉर एग्जांपल कॉटन मंगा रहे हैं हम, ठीक है, तो मैं रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल अमेरिका से मंगा रही हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मेरी कोई कंपनी है और मैं अपनी कंपनी में मैन्युफैक्चर करती हूँ और रॉ मटेरियल कॉटन मैं अदर कंट्री से इंपोर्ट कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं किसी रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करूंगी तो मुझे इंपोर्ट ड्यूटी तो देनी पड़ेगी। तो मैंने क्या दिया? इंपोर्ट ड्यूटी दी, और इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके मैंने कॉटन से बना लिए आपके पेंट्स बना लिए, ओके, और इनको मैं इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करती हूँ, और जब मैं एक्सपोर्ट करूंगी तो वापस से मुझे ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, ये भी ड्यूटी मुझे देनी पड़ी, ये भी ड्यूटी मुझे देनी पड़ी, तो इससे जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो तो इंक्रीज हो जाएगा ना। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट क्या करती है? आपको रिबेट देती है, आपको दो बार ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी, एक बार गवर्नमेंट रिबेट दे देती है। इसको ही हम ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के नाम से जानते हैं। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने कहा है कि जो ड्रॉबैक पेमेंट है, ड्यूटी ड्रॉबैक पेमेंट्स हैं, हम डायरेक्टली एक्सपोर्टर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ऑटोमेटिकली इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बात रिसेंटली इन्होंने कही है, इसलिए ये स्कीम वापस से न्यूज में थी, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। नेक्स्ट है सुहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिसेंटली न्यूज में थी, ये कहां पर है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। हु हैज बिकम द इंडियन नेवी फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट? सो आंसर हो जाएगा अनामिका बी राजीव, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन एडेड बाय द यूनाइटेड नेशन टू द ग्लोबल लिस्ट ऑफ क्रिमिनल कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रन? सो यहाँ पे दो कंट्रीज हैं जिनको, या दो, एक ग्रुप है, एक कंट्री है जिनको रिसेंटली यहाँ पर लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। आप मुझे बताएंगे वो ग्रुप और वो कंट्री कौन सी है, ठीक है। डन इतनी चीजें, तो आज के लिए इतना काफी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, वो जो वीडियो है कैबिनेट वाला उसको देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, ठीक है। टेक केयर।